Hello friends, welcome to Mastery Channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है विद टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80CC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में बताया था ELSS स्कीम के बारे में, इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और इसमें जो भी आपकी जो कोई ओपन एंडेड स्कीम होती है, ये ELSS जो मतलब आप ELS स्पेसिफिक स्कीम ले सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, तो ये ओपन एंडेड होती हैं और इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के, आपको इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ELSS इन्वेस्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड एसेट्स जो होते हैं, सो इसलिए उसे क्लासिफाई किया जाता है एज इक्विटी म्यूचुअल फंड। ELSS जो है कंसीडर किए जाते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न्स कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि इक्विटी फंड्स आर ऑलवेज हाईली रिस्की, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो हाउ डज ELSS वर्क? आपको सबसे पहले तो एक ELSS फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा एक म्यूचुअल फंड कंपनी से। फिर उसमें एक लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि लॉक हो जाएगा फॉर 3 इयर्स। इसमें जो भी लॉक इन पीरियड आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाता है। सो आफ्टर 3 इयर्स आप या तो पूरा अमाउंट एंटायर अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप उसे वहीं छोड़ सकते हैं फॉर टू ग्रो एज लॉन्ग एज यू विश। तो आप अगर उसे नहीं विड्रॉ करना चाहते 3 साल के बाद, तो आप उसे छोड़ के भी उस पर आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप 3 इयर्स ऑफ लॉकिंग पीरियड के बाद निकाल सकते हैं या उसे रख सकते हैं फॉर मोर रिटर्न्स। सो इसके फीचर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये जैसे मैंने बताया इक्विटी में ये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपीज़ से। आप जो स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो इसमें 500 रुपीज़ भी डाल सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स है, जैसे दूसरे म्यूचुअल फंड्स में नहीं रहता, बट ELSS म्यूचुअल फंड्स में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसमें शॉर्ट लॉक इन पीरियड है ऑफ 3 इयर्स कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ले, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आप देखते हैं, बैंक स्कीम्स देखते हैं, PPF हो गया, FD हो गया, NSC हो गया। तो इसमें आपको 3 इयर्स का ही लॉक इन मिलता है जो कि उसमें नहीं मिलता। सिंस इन्वेस्टमेंट इज लॉक फॉर 3 इयर्स, फंड मैनेजर कैन टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड एम फॉर मोर रिटर्न्स, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये 3 इयर्स के लिए लॉक इन है, तो फंड मैनेजर इसमें फ्री रहते हैं कि इसमें और अच्छे स्कीम्स डालने के लिए, अच्छे कंपनीज डालने के लिए, ताकि इस आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। उनके पास डिसीजन लेने का ज़्यादा टाइम होता है। सो इसमें जैसे कि ये लॉक इन होता है फॉर 3 इयर्स, तो इसमें एग्जिट चार्जेस नहीं होते, और ये ज़्यादा रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड एंड अर्न रिटर्न्स इवन आफ्टर द लॉकिंग पीरियड। जैसे मैंने बताया कि आप 3 साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको विड्रॉ ही करना है, आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं इसमें। अब हम इसमें देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट्स। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स है डिपेंड करते हैं कि आप, जैसे मैंने बहुत सारे बैंक स्कीम्स में भी बोला था कि आप क्या चूज़ करते हैं, वेदर ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या है, यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक इन अ फाइनेंशियल ईयर आपका अमाउंट क्वालिफाई करता है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। 1.5 लाख तक आपको 80C में आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। डिविडेंड जो आप रिसीव करेंगे वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और वो टैक्स लगेगा उस पर एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स। और अगर डिविडेंड अमाउंट 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो जो ELSS फंड्स कंपनी है वो 10% आपका डिविडेंड एज ए TDS डिडक्ट कर देंगे, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। इधर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या अप टू जो अगर आपका प्रॉफिट होता है 1 लाख, तो इसमें LTCG नहीं लगता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। मेरे आप म्यूचुअल फंड स्कीम में ये सब आप देख सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, मैंने उसमें डिस्कस किया है।
एंड अगर उसके बाद ज़्यादा आपका 1 लाख से जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो टैक्स होता है एज 10% विदाउट इंडेक्सेशन। जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपका प्रॉफिट रहता है, परचेज प्राइस रहता है, इन्फ्लेशन के साथ जो रहता है वो इंडेक्सेशन रहता है। सो इसके ऊपर जो आपका 1 लाख के ऊपर आता है वो टैक्स होगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अब न्यू टैक्स सिस्टम में क्या होता है, इसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें कोई आपको डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे ओल्ड सिस्टम में होता है, इसमें कोई इनकम टैक्स एक्ट में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। डिविडेंड रिसीव विल बी एडेड टू योर इनकम और वो टैक्स होगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स। और जो डिविडेंड, जैसे मैंने ओल्ड टैक्स सिस्टम में ये सब सेम है कि अगर आपका 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा डिविडेंड आता है तो जो ELSS फंड कंपनी है वो डिडक्ट करेगी 10% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट एज TDS। सो देर इज़ नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉफिट्स अप टू 1 लाख। अगर उसके ऊपर कुछ होता है तो आपको उस पर टैक्स लगता है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। सो अब एक बार इसके ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। हम जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं हमें उसके बेनिफिट्स, फीचर्स और ड्रॉबैक्स सब पता होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो इसमें हाई रिस्क होता है। और ELS रिटर्न्स जो हैं गारंटीड नहीं होते, क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। क्योंकि ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी मार्केट में शेयर रेट चल रहा है, जो भी मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से इसके रिटर्न्स इफेक्ट होंगे। एंड इन्वेस्टमेंट जो है 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाती है और आप बिफोर 3 इयर्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही आप पार्शियल विड्रॉ या प्रीमेच्योर विड्रॉ, इसमें अवेलेबल ऑप्शन है आपको। सो एक बार आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप दूसरे फंड में नहीं स्विच कर सकते टिल 3 इयर्स ऑफ लॉक इन पीरियड्स। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। सो अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है इसकी। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जो है मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप जितना चाहते हैं। जस्ट नोट करना होगा दैट टैक्स डिडक्शन जो मैंने बताया ओल्ड सिस्टम के हिसाब से इज अवेलेबल अप टू रुपीज़ 1.5 lakhs in a financial year. Anything invested more than this will not get any tax deduction benefits. 1.5 लाख के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, the amount will be invested and you can gain रिटर्न्स। जितना भी अगर आप ज़्यादा, अगर 1.5 लाख के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न्स ही मिलेंगे। उसके ऊपर आपको प्रॉपर रिटर्न्स, जैसे भी NAV चल रहा है, जो भी मार्केट चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको उस पर रिटर्न्स मिलेंगे। सो मैच्योरिटी पीरियड इसकी जो होती है वो 3 इयर्स है और आफ्टर 3 इयर्स यू कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं क्या कर सकते हैं। या तो आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जो भी एक्यूमुलेटेड हुआ है, जो भी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है, रिटर्न्स मिले हैं, आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। या फिर अपना अमाउंट ऐसे ही इन्वेस्टेड रख सकते हैं और उसे बढ़ने दे सकते हैं फॉर फर्दर एंड जब तक आप चाहते हैं, और विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तब आगे जाके आप वो आपका पैसा जो जिस पे रिटर्न्स आए हैं आप विड्रॉ कर सकते हैं। So does it have returns guaranteed? No, it doesn't have any guaranteed return। जैसे कि मैंने बताया ये मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड होता है। सो SIP और ELSS, SIP ऑन ELSS, इसमें आप SIP भी कर सकते हैं जस्ट लाइक अदर म्यूचुअल फंड्स। आप इसमें भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले सकते हैं। मंथली आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर SIP रूट टू इन्वेस्ट इन ELSS और आपको ऑल सब एडवांटेजेस मिलेंगे ऑफ SIP मेथड। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि एवरी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी SIP की वो लॉक हो जाएगी फॉर 3 इयर्स। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आपकी अमाउंट जो है वो 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ELSS स्कीम में आपका अमाउंट 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अप्रैल 2006 विल बी मैच्योर इन अप्रैल 2019 जो, और अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इन मई 2016 तो वो मैच्योर होगा इन मई 2019। तो जो एज ऑन सो ऑन, ये आप जैसे जो भी आप अमाउंट जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ये सोच के चलिए कि 3 इयर्स के बाद वो आपको मिलेगा। सो इन्वेस्ट ऑप्शंस इन ELSS क्या हैं, इसमें एक तो ग्रोथ ऑप्शन होता है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। ये मैंने म्यूचुअल फंड के भी इसमें बताया है कि डिविडेंड और ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ में जो है वो आपका री इन्वेस्ट होता जाता है।
सो पहले जो था डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता था, पर इसमें डिसकंटिन्यू हो गया। इसमें डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट नहीं है ईएलएसएस में। जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में ये बताया है, काफ़ी सारे में डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट भी होता है। सो ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि नेम बताता है कि ग्रोथ ऑप्शन एम करता है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर अ लॉन्ग टर्म, और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं आपने बाय किए हैं वो सेम रहते हैं टिल यू सेल देम। जब तक आप नहीं सेल करेंगे तब तक आपके नंबर ऑफ़ यूनिट सेम रहेंगे। एनएवी जो रहेगी ऑफ द स्कीम विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। जो भी उसमें स्कीम में जो भी आपके शेयर्स लगे, जो भी आपका मार्केट के हिसाब से लगा है, वो आपकी एनएवी उसके हिसाब से बढ़ेगी घटेगी। इन दी स्कीम्स यू विल गेट मनी ओनली व्हेन यू सेल द यूनिट्स। क्योंकि मैंने बताया ग्रोथ है आपका, ये बढ़ता जाता है। जब तक आप सेल नहीं करेंगे यूनिट्स तब तक आपको कोई डिविडेंड या कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। आप वंस यू सेल तब जाके आपको आपका रिटर्न्स और अमाउंट मिलेगा। So this is suitable for those who expect growth over long term and not in need of money during short term। जिसको भी पैसों की ज़्यादा आपको लगता है कि ये मेरे पैसे अभी और 10 साल या जब तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4-5 साल तक आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आप ये इन्वेस्टेड रख सकते हैं इसमें। ये उन लोग के लिए एप्लीकेबल है, उन लोग के लिए सूटेबल रहता है। जिनको ऐसा है कि नहीं मुझे ये अभी पड़ेगा, ज़रूरत अभी चाहिए, तो वो इसमें ना डालें। जिनको 3 साल से कम के इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। सो अब हम देखते हैं डिविडेंड पे आउट ऑप्शन क्या है। डिविडेंड्स आर नथिंग बट द प्रॉफिट्स मेड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम। सो दिस ऑप्शन पेड्स आउट डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा तो टाइम टू टाइम वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और जो उनके इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको पे करते हैं। बट जो डिविडेंड अमाउंट है एंड द फ्रिक्वेंसी और डिविडेंड जो रहती है वो गारंटीड नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तभी ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तभी ही आपको डिविडेंड मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, बट जो एनएवी रहेगी वो नीचे आ जाती है, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट है तभी डिक्लेयर करके आपको अमाउंट दे देते हैं, तो इसलिए उसकी एनएवी जो है वो नीचे आ जाती है। सो दिस इज़ सुटेबल फॉर दोज हु एक्सपेक्ट टू रिसीव इनकम फ्लो ऑन अ रेगुलर बेसिस। जिसको लगता है कि मुझे बीच बीच में पैसों की ज़रूरत है तो वो इसमें डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा वैसे वैसे आपको डिविडेंड्स मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। So this was all about ELSS. So hope you understood this topic, and even though if you have any doubt you can just comment in the comment section. So stay tuned for some other investment options. Thank you.